नमस्ते दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य मुकेश प्रसाद के नोट्स हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला, अवैज्ञानिक शब्दकोशात्मक पद्धति कहते हैं। ऐसे झ वर्णों के नाम वाले रचनाकारों को शब्दकोश के अनुरूप लिखा जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखने वाले साहित्यकार गारसा दत्तासी, ग्रंथ इतवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। दूसरे नंबर पे आते हैं शिव सिंह सेंगर, ग्रंथ शिव सिंह सरोज। ये पहले कवि अंगद को और अंतिम कवि हेमंत को मानते हैं। इसके बाद में कालानुक्रम पद्धति। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके प्रयोग से इतिहास में रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक स्थिति के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और आते हैं मिस्र बंधु, इनका ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। तीसरी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में तर्क का प्रयोग करते हुए इतिहास लेखन किया जाता है। इसमें लेखक पूर्णतः निरपेक्ष व तटस्थ रहकर तत्वों का संकलन करता है। इसके अंतर्गत गणपति चंद्रगुप्त ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आगे आती है परंपरावादी पद्धति। इस पद्धति के प्रवर्तक टी.एस. इलियट हैं। इस परंपरा का प्रवर्तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इसमें भाषाओं परंपराओं का ध्यान रखते हुए इतिहास लेखन किया जाता है। इसके अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ आते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आगे जो पद्धति है ये समाजशास्त्री पद्धति है। इस पद्धति में समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं को विश्लेषित किया जाता है। इसमें कार्ल मार्क्स आते हैं और डॉक्टर मैनेजर पांडे, जिनका ग्रंथ है भक्ति काल का समाजशास्त्रीय अध्ययन। आगे जो पद्धति है ये विदेहवादी पद्धति है। इसके जन्मदाता प्रिंस विद्वान तैन महोदय माने जाते हैं। तैन महोदय ने विदेहवादी पद्धति को 3 शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसे प्रत्यक्षवादी पद्धति भी कहते हैं। इसमें प्रवृत्तियों को आधार बनाकर लिखा जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसके बाद में मार्क्सवादी पद्धति, जिसमें रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान आदि आते हैं। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। हिंदी साहित्य इतिहास में हम देखें तो सर्वप्रथम हमें 84 वैष्णव की वार्ता, जो 1568 ईस्वी में लिखी हुई है गोपाल नाथ के द्वारा। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। यह ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखित गद्यात्मक है। गोसाई गोकुलनाथ विठलाचार्य के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। 200 वैष्णव की वार्ता, ये भी 1568 में गोसाई गोकुलनाथ द्वारा रचित है। इसमें अपने पिता विठलाचार्य जी के 252 शिष्यों का वर्णन है। इसकी भाषा भी ब्रज एवं गद्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। इसके बाद में देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब आता है।
ये गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलन है। 1601 में इन्होंने इसका संकलन करवाया था। इसमें नानक, नामदेव, कबीरदास एवं रैदास के पदों का संकलन है। रैदास जी के 40 पद इसमें संकलित हैं। इसके बाद में भक्तमाल, जो कि नाभादास द्वारा रचित है, 1685। इसमें राम के 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। 316 छपैये छंद इसमें है और पद्य शैली भाषा ब्रज, डॉक्टर बच्चन जी के अनुसार। आगे है कालिदास हजारा। 1718 का ये ग्रंथ है और कालिदास त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें 212 कवियों के 1000 पद संकलित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराएं। अब हम पढ़ेंगे परंपराएं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हैं वो विदेशी हैं। गासा दत्तासी फ्रेंच विद्वान हैं। इतवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। इसमें कुल कवि 738 हैं और हिंदी के केवल 72 कवि इसमें हैं। ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ है। इसका प्रकाशन, जो पहला संस्करण है, वो 2 भागों में 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ। आगे जाकर इसका दूसरा संस्करण भी 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। अतः इसके 2 संस्करण और 5 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें हिंदुई शब्द का मतलब होता है हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त हिंदी, और हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ है मुस्लिमों द्वारा प्रयुक्त हिंदी अर्थात उर्दू। इसका सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी कमरुद्दीन YF हेलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उ सुहरा व तज्जिकाए ई सुहरा नाम से 2 भागों में उर्दू में अनुवाद किया, जिसमें 1004 कुल कवि थे और उनमें हिंदी के 62 कवि हैं। 1004 में हिंदी के 62 कवियों का वर्णन है। हिंदी अनुवादक इन्होंने उर्दू में किया था। अब हिंदी अनुवादक देखते हैं। हिंदी अनुवादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वैष्णव। 1952-53 हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, जिसमें कुल 358 कवि हैं और 358 में हिंदी के 220 कवि हैं। तासी को शुक्ल जी ने इस्लाम तहजीब का पुराना हामी, हिंदी का पक्का दुश्मन कहा। हिंदी और उर्दू के झगड़े को बढ़ावा देते थे। तासी का कथन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। इसी ने अवध अखबार में हिंदी को भद्दी बोली कहा था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयासकर्ता माना जाता है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद के नोट्स। शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। भाषा इसकी हिंदी है। पद्धति वर्णानुक्रमी है। प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत को इन्होंने माना है, अर्थात वर्णानुक्रम के अनुसार इन्होंने कवियों का क्रम बनाया है। प्रकाशन 1883 ईस्वी में। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, यूपी से। शुक्ल के अनुसार 1833 में। कवियों की कुल संख्या इसमें 1003 है और उसमें 1003 में हिंदी के 769 कवि हैं। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। हिंदी के साथ अपभ्रंश कवियों को भी स्थान दिया। इस इतिहास लेखन ग्रंथ के आधार स्रोत व आलोच्य 14 ग्रंथों का उल्लेख इन्होंने किया। शुक्ल जी मतानुसार इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है, अतः ये ऐतिहासिक ग्रंथ ना होकर वृत्त संग्रह मात्र है। हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि प्रथम ग्रंथ काव्य संग्रह को माना जाता है, जो कि 1873 में महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखित है। तासी की परंपरा को आगे बढ़ावा काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। प्रथम कवि पुष्प या पुंड को इन्होंने माना। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन।
जॉर्ज ग्रिशन, रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भाषा अंग्रेजी, पद्धति कालानुक्रम। 11 या 12 खंडों में इन्होंने इनके काल विभाजन किए हैं, 12 भागों में, कई 11 मिलते हैं। यह कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1888 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में हुआ। द्वितीय प्रकाशन 1889 में, एक वर्ष बाद, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हुआ। आधा स्रोत देखें तो ताशी, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, गोसाई चरित्र, कालिदास हजारा सहित 18 ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया है। यह एक शोधात्मक इतिहास ग्रंथ है। प्रवृत्ति एवं कवियों के कवि क्रम के आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण काल इन्होंने कहा। काल विभाजन में प्रथम अध्याय का नाम चारण काल रखा, जिसका समय 700 से 1300 विक्रम संवत अर्थात 643 से इसका समय माना। इसमें 9 कवियों को शामिल किया, जैसे सारंगधर हैं, खुमान हैं, केदार, पुष्पदंत, कुमारपाल, चंद्रवरदाई, जगनीश, अनन्यदास, जोधराज। ग्रेसन का यह अध्याय ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार बना। जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल 643 ईस्वी को चारण काल कहा, ये इन्होंने नामकरण दिया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं और भक्ति का उदय ईसाइन की देन मानने वाले हैं। तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। इनका प्रिय कवि है तुलसीदास। तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक या अवतार बताया। अपने ग्रंथ अपभ्रंश एवं उर्दू के कवियों को शामिल नहीं किया, केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया है। लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली है। नलिन कुमार विलोचन ने हिंदी में विदेवादी पद्धति का प्रवर्तक ग्रियर्सन को ही माना है। ग्रियर्सन का 12 खंडों में काल विभाजन, जैसे कि चारण काल 15वीं सदी या शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल को इन्होंने रीतिकाव्य कहा है। तुलसी के परवर्ती कवि 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विविध अज्ञात कवि। प्रथम बार काल विभाजन करने वाले विदेशी व्यक्ति हैं। आलोचनाएं देखें तो काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं। अब हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी GSS तीनों भाई एक साथ रचना करने के कारण मिश्र बंधु विनोद कहलाए। इनकी रचना या ग्रंथ देखें तो मिश्र बंधु विनोद है। भाषा हिंदी है। पद्धति कालानुक्रम है। प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। ये ग्रंथ 5 भाग और 8 खंडों में बटा हुआ है। जैसे कि आरंभिक काल 643 से ही इन्होंने माना है। आरंभिक काल का आगे इन्होंने विभाजन करते हुए पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, फिर इन्होंने माध्यमिक काल या मध्यकाल को भी 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक, फिर अलंकृत काल, रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा, फिर इसको पूर्व अलंकृत काल में और उत्तर अलंकृत काल में बांट दिया। फिर उसके बाद में परिवर्तन काल और वर्तमान काल, आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु विनोद अगले पाठ में। धन्यवाद।